समय और दूरी, चैप्टर 15। ध्यान से सुने। तो सबसे पहले मैं आपको समय के बारे में बताता हूं। कोई बिंदु या कोई कण या कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो अवधि खर्च करता है या काल लगाता है उसे समय कहते हैं। और दूरी क्या है? किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के फासले को दूरी कहते हैं। और गति क्या है? इकाई समय में चली गई दूरी को गति कहते हैं। इकाई समय में चली गई दूरी को गति कहते हैं। ठीक है, यानी 1 मिनट में अगर 5 मीटर चल रही है तो उसकी गति क्या कहलाएगी? 5 मीटर प्रति मिनट। 1 घंटे में अगर 50 किलोमीटर चली है तो उसकी गति क्या कहलाएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, एक दिन में अगर 1000 किलोमीटर चला है तो उसकी गति क्या है? 1000 किलोमीटर प्रति दिन। समझ में आया? प्रति माने एक, यानी इकाई समय में चली गई दूरी को गति कहते हैं या चाल कहते हैं। गति और चाल एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। तो सुने, किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेलोसिटी या वेग कहते हैं। यह आपको कक्षा 6-7 में मिलेगा कि कोई जैसे एक बिंदु है और एक निश्चित दिशा में अगर कोई जा रहा है तो यानी मान लीजिए 2 घंटे में 20 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर गया, तो एक निश्चित दिशा में अगर जाता है तो वो वेलोसिटी यानी वेग कहलाता है। और अगर वो ऐसे ऐसे रास्ता में जाके ऐसे ऐसे आके यहीं का यहीं आ जाता है तो उसका वेग शून्य माना जाता है। मान लीजिए यहां से शुरू हुआ और ये निश्चित दिशा में ना जाके लास्ट में घूम के वो यहीं आ गया तो उसकी वेलोसिटी क्या मानी जाती है? 0 या शून्य। उसका वेग क्या माना जाएगा? शून्य। क्योंकि समय भले ही खर्च किया है मगर दूरी तो उसकी 0 चली है, इसलिए वेलोसिटी क्या है? 0 है। लेकिन आपकी स्पीड में या चाल में ऐसा नहीं होता है। चाल में चाहे वो भले ही कैसा चले, लेकिन जो दूरी उसने तय की है उस दूरी के बटे में जितना समय लिया है वह उसकी चाल कहलाएगी। तो चाल और वेग में क्या अंतर है कि चाल हमारी किसी भी तरीके की दिशा में चली गई दूरी बटे समय होता है, लेकिन वेग जो होता है एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी बटे समय होता है। सुने, एक ही दिशा में चल रही 2 गाड़ियों की अपेक्षित चाल गति में अंतर के बराबर होती है। एक ही दिशा में चल रही है, जैसे ए नाम की गाड़ी आपकी इधर जा रही है और बी नाम की गाड़ी भी आपकी इधर जा रही है, तो दोनों की अपेक्षित चाल क्या कहलाएगी? अपेक्षित चाल बराबर चालों का अंतर। अपेक्षित चाल एक ही दिशा में चल रही है तो अपेक्षित चाल बराबर चालों का अंतर। किसका अंतर? चालों का अंतर। एक ही दिशा में अगर चल रही है तो क्या हो जाएगा? चालों का अंतर। और अगर विपरीत दिशा में चल रही है गाड़ी तो चालों का जोड़ हो जाता है। ठीक है, एक ही दिशा में यानी समान दिशा, इसे सदस्य कह सकते हैं। सदस्य माने समान दिशा, सदस्य माने समान दिशा। सदस्य अपेक्षित चाल अगर देखते हैं तो चालों का अंतर होता है, और विपरीत दिशा की चाल को बोलते हैं अदिश या विपरीत। विपरीत दिशा की अपेक्षित चाल, अपेक्षित चाल, नहीं सुनना है इस शब्द को, अपेक्षित चाल। तो चालों का क्या हो जाता है? योग। क्या हो जाएगा? चालों का योग। नहीं आया समझ में? अगर एक गाड़ी आपकी पूरब की ओर जा रही है और दूसरी भी पूरब की ओर जा रही है तो अपेक्षित चाल उन दोनों की चालों का अंतर होता है। अंतर माने घटाना।
और अगर एक चाल आपकी पूरब की ओर चल रही है, एक गाड़ी आपकी पश्चिम की ओर चल रही है, तो उनकी चाल अपेक्षित यानी विपरीत दिशा की अपेक्षित चाल निकालना है तो चालों का योग हो जाता है। समझ में आया? उसके बाद चाल बराबर आप जानते हैं, सबसे पहले आपको सीखना चाहिए दूरी बराबर। दूरी बराबर होता है गति गुणे समय। क्या होता है? गति गुणे समय। समझ में आया? दूरी बराबर गति गुणे समय। और अगर आप गति को ही चाल कहते हैं, चाल गुणे समय भी लिख सकते हो। अब अगर आपको गति निकालना है तो समय का पक्षांतर कर देंगे तो गति बराबर क्या हो जाएगा? बताओ। गति बराबर दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा? गति बराबर दूरी बटे समय। और अगर आपको समय निकालना है तो दूरी बटे गति कर देते हैं। समय बराबर का ज्ञात करना है तो दूरी आपकी इधर है और समय ज्ञात करना है तो गति आपकी कहां आ जाएगी? बटे में। तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे गति। तो इसमें सीखने की तरीका क्या है आपका कि दूरी कभी भी नीचे नहीं जाती। समय निकालना है तो दूरी ऊपर रहेगी और गति निकालना है तो दूरी ऊपर रहेगी और दूरी निकालना है तो फिर दोनों का गुणा हो जाता है। इस सवालों को हम एक एक नियम से भी लगा सकते हैं। इन सवालों को एक एक नियम से भी लगा सकते हैं। अब सुने, यदि चाल एक ही रहे तो समय के साथ साथ दूरी भी उसी अनुपात में बढ़ती है। ये बिल्कुल सही बात उसने कही है, ध्यान रखें। अगर चाल समान है, गति समान है और 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर चलती तो 2 घंटे में 40 चलेगी, 3 घंटे में 60 चलेगी, 4 घंटे में 80 चलेगी और आधे घंटे में 10 चलेगी। नहीं है बात? 1 घंटे में 20 तो आधे घंटे में 10। क्या मतलब है कि ज्यों-ज्यों हमारा समय बढ़ता है, अगर चाल समान है तो समय बढ़ने के साथ साथ दूरी भी बढ़ती है और समय घटने के साथ साथ दूरी भी घटती है। तो चाल में और समय में और चाल में नहीं, समय और दूरी में कैसा अनुपात है? सरल अनुपात। नहीं आया समझ में? समय में और दूरी में कैसा अनुपात है? सरल अनुपात। पक्का? ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। यदि दूरी एक रहे, दूरी मान लीजिए 1 है, दूरी निश्चित है। अभी यहां पर क्या निश्चित थी? चाल निश्चित थी। अब यहां पर दूरी निश्चित कर दी है। दूरी निश्चित है तो समय बढ़ाने के साथ साथ चाल घटती है और समय घटाने के साथ साथ चाल बढ़ती है। दूरी निश्चित है। अगर आपकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 किलोमीटर आप कितने चलेंगे? मान लीजिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, तो 1 घंटे में कितनी चलेंगे? 1 किलोमीटर। अगर आपकी चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में कितने चलेंगे आप? 2 किलोमीटर। कहने का मतलब तो समय आपको कम लगेगा। तेज स्पीड से आप चलेंगे, गति आपकी ज्यादा है तो समय आपका कम लगता है। नहीं है बात समझ में? गति ज्यों-ज्यों हम बढ़ाते हैं तो समय हमारा कम लगता है। नहीं है बात समझ में? भाई अगर आपको यहाँ से जतारा से मऊ जाना है और पैदल जाओगे तो ज्यादा समय, क्योंकि गति धीमी है। अगर आपको जतारा से मतलब मऊ जाना है लेकिन बस से जाओगे तो कम समय लगेगा क्योंकि गति तेज है। अगर आप हवाई जहाज से जाओगे तो और कम समय लगेगा क्योंकि आपकी गति बढ़ रही है। तो गति बढ़ने से समय घटता है और अगर गति घटा दें तो आपका समय ज्यादा लगता है। ये आपके दिमाग में बैठ गया? नहीं बैठा? ज्यों-ज्यों हम तेज भागते हैं समय हमें कम लगता है, घर जल्दी पहुंच जाते हैं। धीमे धीमे चलते हैं तो घर पर पहुंचने में देर हो जाती है ना देर। तो यही बात है। अब कह रहा है खम्भे को पार करने में रेलगाड़ी को लगा समय। एक खम्भा है प्लेटफॉर्म का मान लीजिए या बिजली का खम्भा मान लीजिए या कोई व्यक्ति खड़ा हुआ मान लीजिए या कोई पेड़ खड़ा हुआ मान लीजिए, खम्भा, ठीक है। तो खम्भे को पार करने में रेलगाड़ी को लगा समय बराबर, आप लोग उपकार उसमें भी सीख चुके हैं ल्यूसेंट। खम्भे को पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है?
रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। रेल की लंबाई बटे रेल की चाल। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? खम्भे को पार करने में लगा समय बराबर रेल की लंबाई बटे रेल की चाल। अगर रेल की लंबाई कम हो और चाल अधिक हो तो बहुत जल्दी निकल जाएगी, और रेल की लंबाई ज्यादा हो और चाल कम हो तो बहुत देर लगेगा खम्भे को पार करने में। नहीं है बात? तो ये है आपका क्या? खम्भे को पार करने में लगा समय बराबर रेल की लंबाई बटे रेलगाड़ी की। ओके, अब प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेटफॉर्म को पार करना है तो प्लेटफॉर्म छोटा तो है नहीं, रेलगाड़ी भी छोटी नहीं है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है बताओ? प्लेटफॉर्म की लंबाई धन रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। ये है, आप समझ में आ गया? प्लेटफॉर्म को पार करने में अगर रेलगाड़ी को समय लगता है तो वो कितना समय लगता है कि प्लेटफॉर्म जितना लंबा होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, रेलगाड़ी जितनी लंबी होगी उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर रेलगाड़ी की चाल धीमी होगी तो उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर रेल की लंबाई कम है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कम है और रेल की चाल ज्यादा है तो बहुत जल्दी ट्रेन पार कर देगी। समझ में आएगा? रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को जल्दी पार कर देगी। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय बराबर है, आप लोग जानते हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई धन रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल तो लगना ही लगना है। अब एक ही दिशा में गतिशील दो वस्तुओं की सापेक्ष चाल, तो पहले बता चुके कि एक ही दिशा में अगर कोई एक रेलगाड़ी ऐसे जा रही है ए नाम की और बी नाम की है इसी दिशा में जा रही है, तो इसकी सापेक्ष चाल बराबर क्या बताया था मैंने? सापेक्ष चाल बराबर क्या बताया था? चालों का अंतर। क्या बताया था? चालों का अंतर। समझ में आया? अगर आपकी रेलगाड़ियां या कोई वस्तुएं या कोई दो व्यक्ति या दो कोई साइकिलें या दो कोई मोटरसाइकिलें या दो कोई हवाई जहाज या दो कोई व्यक्ति या पक्षी या चिड़िया एक ही दिशा में चल रही हैं तो उसकी सापेक्षिक चाल बराबर हो जाता है दोनों की चालों का अंतर। दूसरी बात, अगर विपरीत दिशा की मैं पहले भी बता चुका हूं, विपरीत दिशा यानी उल्टी दिशा। विपरीत दिशा की जब दो वस्तुएं चलती हैं, विपरीत दिशा में जब कोई दो वस्तुएं चलती हैं तो उनकी आपेक्षिक चाल या सापेक्षिक चालों का जोड़ होता है। सापेक्षिक चाल बराबर क्या निकलेगा? चालों का योग। चालों का योग आ गया समझ में? जब कोई दो गाड़ी एक इधर से आ रही हो और एक उधर से आ रही हो तो दोनों की विपरीत चाल है तो सापेक्ष चाल बराबर दोनों की चालों का योग हो जाता है, यानी चालें जुड़ जाती है। समझ में आया क्या? अरे अपेक्षित तो सापेक्षित वो सब बराबर है, लेकिन आपका दिशावर याद रखना है कि अगर आपकी दिशा एक ही दिशा में है तो घटना है, विपरीत दिशा में है तो जोड़ना, सीधी सी बात। और सापेक्ष सापेक्ष छोड़िया वो तो सब बकवास है, क्योंकि पहले कुछ और दे दिया फिर बाद में कुछ और दिया। अब देखें, विपरीत दिशा में चलती हुई वस्तुओं को पार करने में लगा समय बराबर। अगर विपरीत दिशा में एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये इधर से एक ट्रेन आ रही है, एक इधर से ट्रेन आ रही है और दोनों एक वस्तु यानी ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है, यानी ये वस्तु है ये बी वस्तु है, दोनों को पार करने में लगा समय बराबर। विपरीत दिशा से आ रही हैं तो दोनों पार जल्दी हो जाएंगे। आप जैसे उस दीवार से चलिए, मैं इस दीवार से चलता तो आप एक दूसरे को पार जल्दी कर लेंगे। लेकिन अगर आप आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे चल रहा हूं तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा पार करने में। और अगर आगे वाले की चाल ज्यादा है
और मेरे पीछे वाले की चाल कम है तो फिर मैं जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी मैं आपको पार नहीं कर पाऊंगा। आगे बात सुन, आगे वाले से पीछे वाले की चाल ज्यादा होनी चाहिए, तभी कभी ना कभी आने वाले समय में उस व्यक्ति को वह पार कर पाएगा। तो क्या है, विपरीत दिशा से दो वस्तुएं जब आती हैं और उनको पार करने में लगा समय बराबर, विपरीत दिशा से, देखो विपरीत दिशा से दो वस्तुओं को पार करने में, एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी बटे दोनों वस्तुओं की चाल का योग। क्योंकि विपरीत दिशा से है तो चाल का योग हो जाएगा, तो क्या समय लगेगा, लगा समय बराबर दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों की चालों का योग, दोनों की चालों का योग। मैंने बताया ना कि विपरीत दिशा में चालें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो क्या है, विपरीत दिशा से दो वस्तुओं को पार करने में लगा समय बराबर दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी बटे दोनों वस्तुओं की चालों का योग। ओके, अब विपरीत दिशा ना होके समान दिशा कहेगा तो वो कह रहा है एक ही दिशा में चल रही दो वस्तुओं को एक साथ होने का समय बराबर, एक साथ होने, जैसे एक वस्तु यहाँ आगे चल रही और एक ये पीछे चल रही, एक ही दिशा में चल रही है। अगर ये आपकी धीमे चल रही, ये तेज चल रही है पीछे वाली, तो कभी ना कभी इसके बराबर हो जाएगी। तो बराबर होने में लगा समय बराबर, यानी एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चल रही दो वस्तुओं को एक साथ होने में लगा समय, दो वस्तुओं को एक साथ होने में लगा समय, समय बराबर कितना समय लगेगा, दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों की चालों का अंतर। क्या हो जाएगा, दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों की चालों का अंतर। क्यों आया अंतर, अंतर इसलिए आया क्योंकि दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हैं, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए कि आगे वाली वस्तु की चाल कम होना चाहिए और पीछे वाली वस्तु की चाल ज्यादा होनी चाहिए, तब समय आपका निकलेगा। और आप सोचो कि आगे वाले की तो है बहुत तेज और पीछे वाले की है थोड़ी उससे एक ही से धीमी है, तो वो उसको पार नहीं कर पाएगी और पीछे ही होती जाएगी, आगे वाली ज्यादा आगे बढ़ जाएगी और पीछे वाली पीछे ही होती जाएगी। इसलिए जब आपकी आगे वाली वस्तु की चाल कम हो, पीछे वाली वस्तु की चाल ज्यादा हो, तो दोनों को एक साथ होने में लगा समय बराबर दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों की चाल का अंतर। समझ में आया, नहीं आया? तो ये हो गया समान दिशा की। उसके बाद अब आ जाते हैं इसमें नाव वाले सवाल। नहीं, विपरीत दिशा में चल रही गाड़ियों को पार करने में लगा समय बराबर। एक और पॉइंट है, विपरीत दिशा में चलने वाली गाड़ियों को पार करने में, विपरीत दिशा में गाड़ियों को पार करने में लगा समय, विपरीत दिशा में रेलों को पार करने में लगा समय। बताओ, जब विपरीत दिशा में एक गाड़ी इधर से आ रही है और एक गाड़ी इधर से आ रही है, अब जितनी गाड़ियां लंबी होंगी उतनी ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? जितनी गाड़ी धीमी चलेगी उतनी ज्यादा समय लगेगा। अगर गाड़ी छोटी चाल तेज तो जल्दी पार हो जाएगा, ठीक है? अब ध्यान दें, यहां से जाए इधर से जाए, अब दोनों को पार करने में कितना समय लगेगा? तो लगेगा समय क्या, दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग, दोनों गाड़ी की लंबाई का योग बटे दोनों गाड़ियों की चालों का योग। चालों का क्या होगा? अब एक गधे विपरीत दिशा से आ रही तो योग नहीं होगा, अंतर वाले
है, अंतर लिखा है इसमें, लेकिन वो गलत है। यही तो मैं समझा रहा 3-3 बार कि सूत्र में थोड़ा सा अगर उसने गलत दे दिया तो सर पे विश्वास नहीं। क्यों दे दिया? तो अंतर नहीं है। विपरीत दिशा में रेलगाड़ी पार करने में लगा समय बराबर दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग बटे दोनों की चाल का योग। समझ में आई बात? क्योंकि जे भी तेजी से चल रही हो, जे भी तेजी से चल रही, तो दोनों गाड़ियां जल्दी से पार कर देंगी। ठीक है ना? अगर एक खड़ी रहेगी तो पार करने में ज्यादा समय लगेगा, और दोनों अगर धीरे धीरे चल रही हैं तो फिर और ज्यादा समय लगेगा, और दोनों अगर तेजी से चल रही हैं तो जल्दी पार कर देंगी। तो ये है दोनों गाड़ियों की चालों का योग। अगला पॉइंट देखिए, एक ही दिशा में चल रही गाड़ियों को एक दूसरे में पार करने में लगा समय बराबर एक ही दिशा में रेलगाड़ियों को पार करने में, एक ही दिशा में चल रही है, पार करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा? दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग बटे चालों का अंतर। दोनों गाड़ियों की लंबाई का योग बटे दोनों गाड़ियों की चालों का अंतर क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा अंतर। क्यों आ जाएगा? जे आपकी ट्रेन ऐसे चल रही है, ये धीमे धीमे चल रही है, अब पार करना है इसको एक दूसरे को, जब तक इसकी पूंछ यहाँ नहीं पहुंच जाएगी तब तक पार की हुई थोड़ी मानी जाएगी, है ना? तो क्या है? दोनों की गाड़ी की लंबाई का योग बटे दोनों की चाल का अंतर। चाल का अंतर क्यों आ रहा? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रही हैं। जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगी तो अंतर, और दोनों विपरीत दिशा में चलेंगी तो योग। पकड़ में आ गया? अब अगला देखिए, इसमें नाव संबंधी प्रश्न है। ये तो कक्षा 8, 9, 10 में और आपको बड़े बड़े कंपटीशन में आते भी हैं इससे पेपर। बड़ी बड़ी तैयारियों में भी नाव वाले प्रश्न आते हैं। नाव, क्योंकि देखो उसमें अभी आप गाड़ी चला रहे थे रोड पर, इसलिए आपको गाड़ी की स्पीड से पता है और दूरी से पता है। लेकिन अब नाव चल रही है पानी में, और मान लीजिए पानी भी चल रहा, तो हो गया ना डबल दिमाग? नहीं आएगा। अब नाव तो चलती ही चलती है, और लेकिन नदी अगर बहती है तो उसका पानी भी चलता है, पानी चलता है। तो अब यहाँ पर दो चल रहे हैं, इसलिए आपका दिमाग थोड़ी कंफ्यूज में हो जाता है, परेशानी में फंस जाता है। एक तो नाव चल रही है और नाव नदी की धारा चल रही है, इसलिए आपको सबसे ज्यादा डबल दिमाग लगाने के लिए करना पड़ता है। सोचें, मान लीजिए आप धारा की दिशा में अगर तैरते हैं तो आपकी स्पीड ज्यादा होती है, पक्का। लेकिन धारा की विपरीत दिशा में तैरते हैं तो आपकी गति कम होती है। अगर आपको तैरना भी ज्यादा नहीं आता तो उल्टी धारा में अगर आप तैरेंगे तो हो सकता है आप पीछे पिछले, फिर भी पीछे। अगर अच्छे तैराकी हो थोड़े तो धारा में थम जाते हो, जितनी धारा चलती है उतनी आपकी गति, तो थम जाते हो। लेकिन अगर आप और अच्छे तैराकी हैं तो धारा भले ही पीछे आपको धक्का मारे फिर भी आप आगे बढ़ जाते। आगे बात समझ में? तो सुने, नाव संबंधी सवाल, नाव संबंधी सूत्र देखिए, ध्यान से सुने, आएंगे ऐसे। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, अगर धारा की दिशा में नाव चल रही है, बात नहीं, धारा की दिशा नहीं जानते दिशा? अरे धारा मान लीजिए ऐसे बह रही है, तो ये कौन सी दिशा है? धारा की दिशा। और जब आप ऐसे भागेंगे तो ये धारा की विपरीत दिशा। तो बताओ, यहाँ से अगर अपनी नाव छोड़ोगे तो अपने आप जल्दी आ जाएगी, और अगर यहाँ से उल्टी चढ़ाओगे नाव तो बहुत लोड पड़ेगा, पसीना फिट जाएगा। नहीं है बात समझ? तो धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल धन धारा की चाल। शांत जल में नाव की चाल, पहले शांत जल में नाव की चाल कितनी है?
शांत जल में नाव की चाल धन धारा की चाल। नहीं आई बात समझ में कि जितनी आपकी शांत जल में नाव चल रही थी वो तो आपकी चल ही रही है, उसके साथ साथ जो आपकी धारा चल रही है उस धारा की वजह से आपकी नाव ज्यादा आगे बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। नहीं सुनाई दे रहा? सुनते भी नहीं होगा देखिए। तो धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी? शांत जल में जो नाव की चाल है वो, और धन हो जाएगी धारा की दिशा में धारा की चाल। धारा की दिशा में चाल बराबर नाव की धारा की दिशा में चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल घन धारा की चाल। अब धारा की विपरीत दिशा की बात करें तो घट जाएगा। धारा की विपरीत दिशा, कौन सी दिशा? विपरीत दिशा में नाव की चाल। ये बताओ, नाव की चाल कम नहीं होगी विपरीत दिशा में, क्योंकि आपको उल्टी भागना पड़ रहा है। तो पता क्या होगा? बराबर शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल ऋण धारा की चाल। क्या हो जाएगा? धारा की चाल। नहीं आया समझ में? क्योंकि जो धारा आपको पीछे धकेल रही है इसकी वजह से आपकी नाव की चाल कम हो रही है। पहले वाले में धारा आपकी नाव को आगे बढ़ा रही थी इसलिए चाल ज्यादा हो रही थी। अब धारा आप उल्टे दिशा में चलेंगे तो धारा आपकी नाव को पीछे ढकेलेगी तो आपकी चाल कम हो जाएगी। तो धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बराबर शांत जल में नाव की चाल ऋण धारा की चाल। समझ में आया? बाद में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट पॉइंट में बता रहा है शांत जल में नाव की चाल। अब अगर मान लीजिए कि आपने धारा की चाल में चलाया और धारा की विपरीत दिशा में चलाया, लेकिन आपको ये तो पता ही नहीं है कि शांत जल में नाव कितनी चल रही है। तो शांत जल में नाव की चाल अगर निकालना है, नाव की चाल निकालना है तो क्या होता है? 1/2 धारा की दिशा में चाल धन धारा की विपरीत दिशा में चाल। 1/2 कोष्टक धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल धन धारा की विपरीत दिशा में चाल। किसमें? विपरीत दिशा में चाल। नहीं आया समझ में? जितनी आपकी धारा की दिशा में चल रही है और जितनी धारा की विपरीत दिशा में चल रही है उन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए तो आपकी शांत जल में नाव की चाल निकल आती है। कैसे जल में नाव की चाल निकल आती है? शांत जल में नाव की चाल निकल आती है। ओके, नहीं आया समझ में? शांत जल में नाव की चाल निकल, तो धारा की दिशा में चाल धन धारा की विपरीत दिशा में चाल। अगला पॉइंट में आपको सूत्र दे रहा है कि धारा का वेग निकालना है। धारा का वेग जानते हो? धारा की चाल, ठीक है, धारा का वेग निकालना है, धारा की चाल निकालना है। तो धारा की चाल बराबर धारा की निकालना है कि धारा कितनी चल रही है। कैसे निकालोगे? आप नाव चला के ही निकालोगे या फिर ऐसे जब एक पानी में आप कागज को छोड़ दो, वो कागज जितनी दूरी पर चला जाएगा 1 घंटे में, तो कहेंगे कि जितनी तेजी से पानी चला इसीलिए उतनी तेजी से हमारा कागज चला। तो जो धारा की चाल है वही हमारे कागज की चाल है। ऐसे भी निकाल सकते, लेकिन सही नहीं निकलता है। कहीं कागज आपका फंस के रह जाए, फंस के नहीं रह जाएगा, कहीं कागज फंस के रह जाए तो फिर उसकी चाल, धारा की चाल तो तेज है लेकिन कागज आपका फंस के रह गया तो चाल में अंतर नहीं आ जाएगा। इसीलिए सही चाल अगर निकालना है धारा की चाल तो 1/2 धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल, यानी देखो 1/2 धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल ऋण धारा की विपरीत दिशा में चाल, धारा की विपरीत दिशा में चाल। अगर आप धारा की दिशा में जो नाव की चाल थी और जो धारा की विपरीत दिशा में चाल थी दोनों का अंतर कर देते